हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होगा। और जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमकॉम सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ओरिजिनल पेपर है एमकॉम सेमेस्टर का, ठीक है। तो नेट के पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए सभी लोग आ जाए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। हम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इन ए पेयर्ड डिपेंडेंट टेस्ट व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस टिपिकली स्टार्टेड द सैंपल मीन्स आर इक्वल, है ना। पहला आपका क्या हो जाएगा, द सैंपल मीन्स आर इक्वल। इस केस में हम लोग नल हाइपोथेसिस केस में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड आपका जो कि ज़्यादातर जो आंसर इसमें लगा है पहले से वो सही है, लेकिन बाद में मैंने इसको फिर से वेरीफाई किया तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हैं, तो उसको फिर से किया गया। अगर किसी के पास ये पीडीएफ होगा तो जो आंसर सही लगा है तो लगभग 65 के आसपास इसका आंसर सही था, 10 क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे था, तो उसको मैंने सही करके हम फिर से पीडीएफ आपको अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम पे हम आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। व्हेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इंस्टेड ऑफ द पैरामीट्रिक, कह रहा है कि पैरामीट्रिक टेस्ट की जगह पे हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटा ऑर्डिनल होगा ना, मतलब कैटेगरियल होगा या फिर ऑर्डिनल होगा, उस केस में हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। थर्ड आपका व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस इन अ टू सैंपल टेस्ट ऑफ द टी टेस्ट ऑफ द कंपेयरिंग, टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, है ना, मीन्स लार्ज सैंपल, है ना। तो द मीन्स ऑफ द टू सैंपल आर इक्वल, इस केस में हम लोग यूज करते हैं टी टेस्ट केस में, जब दोनों मीन इक्वल होंगे, ठीक है ना। टी टेस्ट कब यूज किया था, जब हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा, जब लेस देन 30 होगा तब हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हम जो डेटा यूज करने वाले होते हैं, डेटा को हम लोग फ्यूचर में एज ए उसके बेस पे हम लोग जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, रिसर्च के केस में यूज किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव। नल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होता है, जैसे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। अब ये पूछ देता है कि कौन पैरामीट्रिक है कौन नॉन पैरामीट्रिक, तो ये याद कर लीजिए। इसके बाद जो बचेगा नॉन पैरामीट्रिक, जैसे जेड टेस्ट है ना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना, जेड टी एफ और एनोवा, है ना। एनोवा एक इसमें आते हैं, पैरामीट्रिक में आते हैं। काई स्क्वायर, यू टेस्ट और एस टेस्ट, यू एच और काई, है ना, एक इसमें आते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में आते हैं। ये कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखिए कि इसका भी पीडीएफ मैं आपको पढ़ा के शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज हाई एफ स्टैटिक वैल्यू ऑफ द इंडिकेट इन एनोवा टेस्ट, है ना। तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, इस केस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर आपका व्हेन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज्ड, व्हेन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज्ड, ठीक है। When non-parametric test is used to the determine if there is a significance difference between three or more in the dependent group, थ्री और मोर की जब बात करेंगे तो क्रूस्कल वालिस टेस्ट हम लोग बोलते हैं। क्रूस्कल वालिस टेस्ट किसको बोला जाता है अभी आपको बताया जाएगा, जिसमें एच टेस्ट है ना, क्रूस्कल वालिस टेस्ट को ही हम लोग एच टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इन क्रूस्कल वालिस टेस्ट व्हाट इज द बीइंग कंपेयर्ड, द मीन्स ऑफ द मोर देन टू डिपेंडेंट, है ना, मतलब दो से ज़्यादा डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, और वो वालिस वाले में, है ना, क्रूस्कल वालिस टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर आपका है, सेवेंथ नंबर आपका है what is the primary objective of the conducting the statistical test to compare the standard deviation of the two sample, the to investigate if there is a significant difference in the variable, ध्यान रखिएगा significance difference रहेगा और दो सैंपल का, उस केस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखेंगे ध्यान से सभी लोग कि इन when conducting small sample test which of the following assumption is typically not required, है ना, स्मॉल में कौन नहीं रिक्वायर्ड होगा, इट मीन्स 3 रिक्वायर्ड होंगे, एक नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड होता है, होमोजेनिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लार्ज सैंपल साइज में, सिंपल सी बात है, लार्ज सैंपल साइज किसको बोलते हैं, जहाँ पे सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन काई स्क्वायर टेस्ट मोर देन 30 रहेगा तब उसको हम लोग लार्ज बोलेंगे। इन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इफ द पी वैल्यू इज लेस देन द chosen significance level of 0.05
व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डिसीजन, जब 0.0 को तो हम लोग उसको रिजेक्ट आप करेंगे, ठीक है ना, 0.05 से उसकी वैल्यू है ना सिग्निफिकेंस के केस में रहेगा तो उससे कम रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे 9 नंबर, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर देखेंगे, इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स है ना ए एंड बी, द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी वही है ना, 2 का अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी है ना, जैसे 2 है 2 के पावर n हो जाएगा तो n टोटल कितने हैं 2 है ना, तो 4 हो जाएगा टोटल, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एट्रीब्यूट ए एंड बी पॉजिटिवली, ठीक है, आपको बता दें कि जो पॉजिटिवली होगा, ठीक है, आपका ए होगा ना ए बी है ना मोर देन होंगे ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन से, ठीक है, और ये जो इक्वल होगा इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना, एक अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता है ना, ए इंडिपेंडेंट होगा और ये क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव का होगा, ठीक है ना, तो ए क्या बचेगा ए निगेटिव हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखेंगे ध्यान से सभी लोग कि 12 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व करने के लिए है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी लाया, उसके पहले मैंने जो पीडीएफ भेजा था उसमें भी सॉल्व करके दिया था, ठीक है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि 70% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आर ए 40% बी, व्हाट विल द परसेंटेज ए बी एट्रीब्यूट, अब कह रहा है कि ए और बी क्या रहना चाहिए इंडिपेंडेंट रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 70%, इज मीन 70/100, इट मीन 7/10 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी बी कितना है आपका 4/40/100, इट मीन्स 4/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है ना। तो आपका ए कितना है 7/10 इंटू 4/10, इट मीन्स 28/100, और परसेंटेज कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता तो 28% आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो थर्ड आंसर हो जाएगा 28% आंसर, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर देखेंगे ध्यान से सभी लोग, 30 नंबर आपका है कि काइंड्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एब्सेंस तीनों होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दी एबो हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि 75% से ज़्यादा क्वेश्चन जो ऑल ऑफ दी एबो हो तो सही होते हैं, ठीक है, अगर आपको ना समझ में ऑल ऑफ दी एबो में तो ऑल ऑफ दी एबो लगा दिया करो, वो सही रहता है, 75% से ज़्यादा ये रूल्स है, ठीक है ना। चलिए 14 का है आपका व्हेन एसोसिएशन एट्रीब्यूट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इज नॉट डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं रहेगा लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से एट्रीब्यूट की वजह से अगर वो रहेगा तो उसको हम लोग इल्यूजरी एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट आपका इफ वैल्यू ऑफ ए 40 अब बी 60 ए बी 30 एंड आपका 130 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको बता दें कि एक आपको यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं और उसी के बेस पे आप ध्यान रखिएगा इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम आप दोगे तो हम आपको इतना अच्छे से बता देंगे कि आपको दोबारा कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ए अगर आप कॉपी पे बना सकते हो तो बना लेना, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है, और ये बी होता है, ठीक है, फिर ये अल्फ़ा होता है और इधर बीटा होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर इसमें जो होते हैं जब अंदर आते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे टोटल बोलेंगे, और इधर को भी हम क्या बोलेंगे टोटल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी इसको हम लोग पेन चेंज कर लें पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ देखिए इसके अंदर रहेगा ए और बी, ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं, इसको लेते हैं पिलर्स, चलिए एक मिनट, चलिए इसी को लेते हैं ए बी, ठीक है। देखिए अब ए और बी हो गया, फिर बीटा और ए हो गया, मतलब ए और बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा अल्फा और बी होगा, सॉरी अल्फा और बीटा लिखा गया, बी लिख देते हैं, अल्फा और बी हो जाएगा, ध्यान रखिए, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। फिर इसमें आओगे तो अल्फा बीटा दोनों हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। फिर इसमें आओगे तो टोटल आएगा, ठीक है ना, इसमें आओगे तो टोटल रहेगा, टोटल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ए बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे टोटल को अल्फा। देखिए ए इसका ए का ना है, देखिए यहाँ के ए का टोटल, फिर अल्फा का टोटल, फिर उसी तरीके से ए बी और मतलब ए बी प्लस ए अल्फा और बी को ऐड करेंगे तो इसको हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है, मतलब ये बी का टोटल है ना, यहाँ देखिए इसके हिसाब से इसका नीचे बी, फिर उसी तरीके से बीटा का टोटल यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे एन होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है, अगर जितना बस बना है उतना आपको ध्यान रखना है।
अगर आपने इसको समझ लिया है, ठीक है ना, फिर आपको कोई इशू ही नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना, इतना अच्छा इसका है। अब ध्यान से देखिएगा, बोला क्या है कि ए की वैल्यू कितनी है 40, तो ए की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे अब लिख दो 40 सीधे सीधे, है ना, ए की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है कि बी की वैल्यू कितनी है 60 है, ठीक है, लिख दो बी की वैल्यू कितनी है 60 है, ठीक, ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 60 है। ए बी की वैल्यू कितनी है 30 है, ए बी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 30 लिख दो, ठीक है, और एन कितना है 130 है, ठीक है। अब आपको जो कुछ भी भरना है इसी से भर के निकाल लीजिए। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब ए कॉलम ऐड करोगे तो 40 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 10 रिक्वायरमेंट होगा अपने आप, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसको और इसको ऐड करेंगे तो 130 आना चाहिए, तो 130 माइनस 60 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 70 हो जाएगा, है ना। अब 10 और इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा, और 60 और 30 कितना होगा 90 होगा। अब पूछा किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 आई है, तो यहाँ पे आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है सेम उसी के बेसिस पे फिर से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना, तो एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, तो एक बार फिर से आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या था ए था, ठीक है, ए पे क्या था बी था, और ए अल्फा और इसका टोटल, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था बीटा, फिर इसका टोटल, ठीक है, फिर ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ए और बी होगा, फिर अल्फा और सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे ए होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए, चलो ठीक है मिटा के लिखते हैं, चलो यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा, ठीक, फिर ए और बीटा का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई होगा, अल्फा और बीटा होगा, ठीक है, फिर इन टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे बी बोलेंगे, है ना, इसका टोटल बी होगा, फिर इसका टोटल को बीटा बोला जाएगा, इसके टोटल को ए बोलेंगे, फिर इसके टोटल को अल्फा बोलेंगे और ये एन होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें फिल करेंगे, थोड़ा जगह कम हो गया गलती से, ठीक है, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए बोला क्या है यहाँ पे ए कितना दिया है 60 दिया है, चलो ठीक है, ए कितना दिया है 60 दिया है, बी कितना दिया है 70 दिया है, बी कितना दिया है 70 दिया है ना, ए बी कितना दिया है 70 दिया है, ए बी मतलब इसकी वैल्यू है ना, यहाँ पे ए कितना दिया है वो 70 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 100 दिया है। अब पूछा क्या है आपका, जो अब पूछा पहले तो पूरा भर लेते हैं, देखो अब यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 70 और 0 तो 70 होगा, फिर यहाँ पे 60 होगा मतलब 70 में से -10 जाएगा तो 60 आएगा, है ना। फिर उसके बाद अब इसकी जो वैल्यू होगी 60 और यहाँ 100 है तो यहाँ पे 30 आना चाहिए क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही आता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दोनों मिला के 100 आना चाहिए, है ना, ये दोनों मिला के 100 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 40 होगा तो सिंपल सी बात है 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 40 होगा, अब 40 - 10 तो 30 आएगा। अब पूछा वैल्यू कितना है ना, यही पूछा है ना, ए और बीटा का वैल्यू -10 आएगा, ए और बीटा का वैल्यू -10 आएगा। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 70 नंबर देखेंगे, देयर आर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, 70 नंबर ध्यान से देखेंगे, देयर आर डिटरमाइनिंग, तो 3 एसोसिएशन एट्रीब्यूट डिटरमाइन करने के 3 है, देखिए अब यहाँ पे गलती से लग गया था 4, है ना, टोटल कितने हैं 3 है। चलिए 80 नंबर देखेंगे, इफ देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू वुड बी, है ना, तो 80 नंबर देखेंगे ध्यान से, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1 से 0, ठीक है ना, +1 से 0, तो नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर देखेंगे ध्यान से, एट्रीब्यूट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा, इसके पहले इस है ना इक्वल होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, इफ ए बी 0 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 2 एट्रीब्यूट्स, है ना, तो द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब जैसे ए बी की वैल्यू 0 होगी तो कोफिशिएंट एट्रीब्यूट में ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 देखेंगे ध्यान से, देयर आर 4 कॉलम एंड 4 रो इन ए कंटिजेंसी टेबल, व्हाट विल बी द कंटिजेंसी डिग्री ऑफ द फ्रीडम। आपको बता दें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रो -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1, तो 4 - 1 है ना इंटू 4 - 1, तो मतलब 3 × 3 = 9 आ जाएगा। चलिए
22 देखेंगे ध्यान से। अरे तो फॉर्मूला है ना, का स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला पहला ही है ना, ओ माइनस ई डिवाइड ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, ओ माइनस ई का इसका फॉर्मूला तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, मतलब ई मतलब यहाँ एफ ओ है ना, एफ ई और ई, ये जो जुड़ा हुआ है ना, तो सेकेंड ही फार्मूला है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं लगाना था। का स्क्वायर टेस्ट का भी इशू होता है ना, कब हम लोग यूज करते हैं इसको, और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है का स्क्वायर टेस्ट का ही रहता है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, है ना, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, ये तीनों होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दी एबो हो जाएगा, ठीक है ना। 24 देखेंगे, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस किसने लिखा था, जेरोम कार्डनो, है ना, जो कि रहने वाले थे इटली के मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द इक्वली लाइकली इवेंट। आपको ये बता दें कि लाप्लास का ये डिफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। चलिए 26 देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन लेटर इन द रिग्रेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल कितना, टोटल 10 है ना, डिवाइडेड बाई, अब ध्यान रखिएगा जैसे देखिए आर ई ना, रिग्रेशन पेन चेंज कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए आर आर, ठीक है, ई ई एस और एस, मतलब तीन ऐसे वेरिएबल हैं जो दो दो बार आया है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। टोटल फैक्टोरियल कितने हैं, 10 है, टोटल फैक्टोरियल कितने हैं, 10 है, डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे कि जो रिपीट हुआ है ना उसको फैक्टोरियल लगा दो ना, जैसे आर 2 बार रिपीट हुआ है तो वहाँ फैक्टोरियल 2 लगा दो, ठीक है, ठीक है। एस 2 बार रिपीट हुआ है तो वहाँ फैक्टोरियल 2 लगा दो, ठीक है। फिर आपका ई 2 बार आया है ना, तो वहाँ ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको अगर एलाबोरेट करोगे तो ये हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 है तो मतलब 2 इंटू 1, है ना, फिर इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू, है ना, 1, ठीक है। अब अगर करोगे 2 इंटू 2 तो टोटल कितना आएगा, अल्टीमेटली 8 आएगा ये, तो 8 1 जा 8 कट जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये थर्ड आएगा, है ना, आंसर आ जाएगा 453,600 ना, ऑलरेडी हम सॉल्व किए हुए हैं, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 डाइस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल डिवाइजिबल बाय द 3 और 4। कह रहा है कि 2 डाइस को हम एक साथ अगर के फेंकते हैं, ठीक है ना, जैसे पासा जो होता है कि एक साथ अगर हम फेंकते हैं तो नंबर उसमें 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो कह रहा है कि ये जो नंबर आएगा ऐसा आना चाहिए जो 3 से और 4 से हम डिवाइड कर दें। जैसे देखो मान लो कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ना, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे अगर दोनों करेंगे तो या तो 1 और 2 आएगा या तो 2 और 1 आएगा, तभी 3 आ सकता है। फिर वो जो कि 3 से डिविजिबल होगा ना, और 4 तो डिविजिबल, 4 तो इधर आ जाएगा, और क्या आ सकता है 6, है ना, 6 क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा, तो कैसे आएगा, दोनों डाइस 1 और 5 हो सकते हैं, 2 और 4 हो सकते हैं, 3 और 3 हो सकते हैं, और 4 और 2 हो सकते हैं, और 5 और 1 आ सकता है, ठीक है ना, मतलब 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 ऐसे आ सकता है। फिर 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4 और 6 और 3, ठीक है, मतलब डाइस को फेंकोगे इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगा 1 और 3, है ना, 1 और 3, ठीक है, फिर 3 और 1, फिर उसी तरीके से 8 आने का प्रोबेबिलिटी 2 और 6, 3 और 5, 4 4 5 3 और 6 2, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो 3 आने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 12, 12/36, है ना, 12/36, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरीके से क्योंकि 36 टोटल उसका होता है ना, पासे का टोटल अगर प्रोबेबिलिटी देखो तो 36 हो जाता है, ठीक है। फिर 4 से जो डिविजिबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 ही था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ही था, अच्छा ठीक है 8 यहाँ पे हो गया, 8 9, ठीक है 9 9, ठीक है 12 12, अरे मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 और 6 भी तो आएगा, 6 और 6 भी, चलो
अगर आप इसको फिर सॉल्व करोगे 12/6 प्लस 9/26 है ना, तो टोटल इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। टोटल आप इसको टोटल फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी 5/9 आ जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द चांस दैट नॉन लीव ईयर्स, है ना, 53 मंडे, तो वही हो जाएगा 1/7, क्योंकि साथ में एक बार ही आने का चांस होगा। एडिशन थ्योरम सीधे सीधे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पार्ट होता है ना इवेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए 29 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 देखेंगे ध्यान से। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, स्टैंडर्ड बाइनोमियल के एनपीक्यू होता है, ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनपी 30 का, है ना, एनपी एनपी क्यू हो जाएगा स्टैंडर्ड, मतलब रूट एनपी क्यू, ठीक है। और मीन जो रहेगा, मीन इसका आपको बता दें कि एनपी रहेगा, मीन क्या रहेगा एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा रूट एनपी क्यू, ठीक है। चलिए 31 देखेंगे ध्यान से, ठीक है। 31 ध्यान से देखेंगे कि फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ द पी 0 P1 देन वैल्यू आपकी उसका भी क्या रहेगा 1 आएगा, ठीक है। विद इन टू स्टैंडर्ड लिमिट मीन ऑफ द एरिया नॉर्मल कर्व, है ना, 90, है ना, 0.954 आएगा। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये पिक्चर है, ठीक है ना, ये बीच वाले के लिए पूछा है, ठीक है ना। ये पिक्चर आपको ध्यान से देखना है, ये वाला, ठीक है ना। एक होता है 68, 95 और 99, ठीक है। तो ये जो बीच में है ना, दो वाला ना, देखो दो वाले के ए वाला है, ठीक है, ये दो वाली वैल्यू पूछी थी, ठीक। तो वो उसका है 95, ठीक। एक 68 होता है, 99 3 के लिए होता है, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए होता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड पूछा है, ठीक है। चलिए 33 देखेंगे ध्यान से, 33 देखेंगे। The standard deviation of the binomial distribution depend on the probability of success, probability of failure, number of trial, all of the above हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 देखेंगे ध्यान से। If the value of p is very small and then the value of n is very large, the useful distribution will be Poisson distribution। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Poisson distribution के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 35 देखेंगे ध्यान से। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द मीन मीडियन एंड मोड, ध्यान रखें मीन मीडियन मोड तीनों रहेगा तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है ना, ये क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना, ये जहाँ पे मीन मीडियन मोड जहाँ पे तीनों दिया रहेगा, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलिए 36 देखेंगे ध्यान से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन दी अलजेब्रा, है ना। उसको हम लोग बर्नौली थ्योरम के नाम से भी जानते हैं ना, बर्नौली, है ना, बर्नौली बाइनोमियल बर्नौली ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ए सैंपल इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज द सिलेक्ट, ध्यान रखिए बीकॉम के स्टैटिस्टिक्स के बुक से क्वेश्चन हम मतलब मिला हमें है, ठीक है ना, जो कि एमकॉम में जो बुक है उससे नहीं मिल पाया था, तो बीकॉम में मिला, इसका सिम्पसन ने काफका ने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 38 देखेंगे ध्यान से। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन नोन एज सैम्पलिंग एरर, ठीक है। 39 देखेंगे। द एरर इज सर्वे अदर देन द सैम्पलिंग एरर इज नोन एज नॉन, जो सैम्पलिंग एरर नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सैम्पलिंग, है ना। मतलब जो हम सैंपल लेते समय गलती करेंगे उसको बोलेंगे सैम्पलिंग एरर, मतलब मैंने सैंपल ही गलत चूज कर लिया है ना, गलत, है ना, तो उसको सैम्पलिंग एरर बोलेंगे। उसके अलावा जो एरर हो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर बोलेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ द साइज आउट ऑफ द एन पॉपुलेशन साइज ऑफ SR/SWR इक्वल टू n के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना, 40 n के पावर n हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 देखेंगे ध्यान से सभी लोग। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन रेयर इवेंट, रेयर देखिए स्नोबॉल से रिलेटेड है तो इनवर्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 42 देखेंगे ध्यान से। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, है ना। इसको हम लोग सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकर्स टेक डिसीजन ऑन द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस, ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंस तो होता है दोनों में, टाइप एरर टाइप दोनों में, लेकिन जब अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस की बात करेगा तो उसको हम लोग इसमें टाइप 1 एरर में देखेंगे, ठीक है। 44 देखेंगे। द विच स्टेटमेंट रॉन्ग इन द फॉलोइंग, करा इसमें से 3, मतलब देखो ए सही है, ए सही है और 4 सही है, ए रॉन्ग है ना, यहाँ पे 0.025 होना चाहिए, ठीक है ना, थर्ड आंसर सही है आपका। 45 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, करा कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन नॉट अनइक्वली, है ना, सॉरी अनइक्वोकली प्रूव द ट्रूथ अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, तो ये आपका सही है, फोर्थ सही है आपका, 45 का डी सही है ना। 46 देखेंगे, है ना, 46 व्हेन द नल हाइपोथेसिस H0, है ना, म्यू इसका 50 है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 50 होना चाहिए।
47 देखेंगे ध्यान से, एन पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड द टू वैल्यू बिटवीन द, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, मतलब दो वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस देते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर में, उसको इंटरवल एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 48 देखेंगे ध्यान से, जनरली ऑब्जर्वेशन मोर देन 30, तो उसको हम लोग लार्ज सैम्पलिंग बोलेंगे ना। लेस देन 30 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल, है ना। अब मोर देन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज बोलेंगे 30 से, ठीक है। 49 देखेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ नंबर ऑफ द सक्सेस, ये तो फॉर्मूला है ना। स्टैंडर्ड एरर वही पीछे भी आया था, है ना, रूट NPQ हो जाएगा, ठीक है। 95% ऑफ फिड्यूशियल लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स और द, यही हो जाएगा आपका पहला ही है ना, 40 का पहला ही है जो कि मैंने आपको दिखाया था 95% फिड्यूशियल लिमिट का, ठीक है। 51 का हो जाएगा आपका, वाइल टेस्टिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू सैंपल मीन्स, ध्यान रखिएगा टू सैंपल मीन का अगर डिग्री देखना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N1 + N2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कि N-1, है ना, मतलब कि रो कॉलम की जब बात करेगा तो रो -1 कॉलम -1 वहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जब दो सैंपल की बात करेगा तो ये फार्मूला हो जाए N1 + N2 - 2। इस पे क्वेश्चन एक है, अभी दिखाएंगे आपको। टी टेस्ट ने किसने इवेलुएट किया था, तो आपको बता दें गोसेट ने किया था, ठीक है ना। स्मॉल सैंपल किसको बोलते हैं, जो लेस देन 30 होता है, तो कितनी बार क्वेश्चन एक ही बार पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए, ए सेट ऑफ द टू डिपेंडेंट सैंपल कितना है, 10 है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म, टी वैल्यू कितना है, 9 डिग्री फ्रीडम यूज्ड टू सेट ऑफ सैंपल, वही है आपका कि पहले तो N1 कितना है, 10 है ना। N1 कितना है, 10, N2 कितना है, N2 कितना है आपका, वो भी कितना है, दो सैंपल साइज दोनों का 10 है, ठीक है ना। तो 10 - 2 करो तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 55 देखेंगे ध्यान से कि कॉइन वॉज टॉस्ड 400 टाइम्स, तो फाइंड द लिमिट ऑफ द 400 टाइम्स। सिंपल सी बात है कि हेड आने का पूरी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/2 होगा। तो 400 को 1/2 कितना आ जाएगा, 2, है ना, 200 आएगा, मतलब 170 to 200 to 30 के बीच में, तो इसी के अंदर 200 आएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 56 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द एट्रीब्यूट, है ना। तो आपको बता दें डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन में होता है, ठीक है। चलिए 57 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं द सैंपल साइज, है ना। मतलब हालांकि देखो चारों ऑप्शन सही है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर से आपका क्या हो जाएगा, सैंपल साइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एजम्पशन ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है ना, सैंपल, सैम्पलिंग, नॉर्मल, अनबायस्ड में चारों सही है, ठीक है। चलिए 59 देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर व्हेन द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का भी होता है और म्यू का भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फार्मूला, ये तो सीधे फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, हाँ ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई √n। 60 देखेंगे कि गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग ऑफ इंडिविजुअल, एस्टिमेट द 0.27 परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ द लिमिट। यहाँ पे मीन आपको 172 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 12 है, एंड 64 है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला इसका ये होता है ना, मीन प्लस माइनस, है ना, जेड स्कोर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है ना, मतलब नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 172 है ना, मीन कितना है, 172 पॉजिटिव में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा 2.75, है ना, ये वैल्यू गिवन होता है ऑलरेडी, ठीक है। फिर 12, टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है, पॉपुलेशन, है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है 12, और नंबर कितना 64। अब इसको आप डिवाइड करके मतलब सॉल्व करोगे तो टोटल ये आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, है ना, मतलब 172 प्लस और माइनस, तो अगर आप करोगे तो यही आ जाएगा, प्लस करोगे तो ये 66 है, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, पहला ही सही है, ठीक है। चलिए SQC टेक्निक कितने डेवलप किया था, इसको याद रखिएगा, स्वेहार्ट ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, WA स्वेहार्ट ने किया था, ये चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा। SQC ने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल किसने डेवलप किया था, WA स्वेहार्ट ने किया था, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हेल्प डिटेक्टिंग किसको करते हैं, जो भी असाइनेबल या चांस ऑफ वेरिएशन, दोनों टाइप्स के वेरिएशन को डिटेक्टेबल करता है, ठीक है। विच कंट्रोल चार्ट है, 5th यूनिट का क्वेश्चन है। चार्ट पैटर्न इंडिकेट दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ द कंट्रोल, है ना। 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, और डिक्रीजिंग ट्रेंड, साइक्लिंग, इंक्रीजिंग, कुछ भी हो सभी के केस में होता है, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है ना। 64 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स, है ना। तो इस केस में आओगे पी चार्ट, उसको क्या बोलेंगे, मॉनिटर केस में क्या हो जाएगा, पी चार्ट बोलेंगे उसको,
को, ठीक है ना। और 65 देखेंगे ध्यान से, डबल सैम्पलिंग के केस में हम लोग जो रिजेक्ट करते हैं बैच को तो होता है आइदर 1 या 2, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, वाइल प्रिपेयरिंग कंट्रोल चार्ट वी जनरली यूज, है ना, कंट्रोल चार्ट जब बनाते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना 3 सिग्मा लिमिट होता है ना, मतलब इसमें 3 लिमिट होता है ना, 1 2 3 करके 3 सिग्मा लिमिट हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका विच वन इज नॉट कंट्रोल चार्ट ऑफ ए वेरिएबल, है ना, करें इसमें से कौन कंट्रोल चार्ट नहीं है, तो एक्स मीन ये सब तो यूज होता है, सी चार्ट कोई यूज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका 67 हो गया, 68 हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाज, है ना, इसी को हम लोग एनोवा बोलते हैं ना, एनोवा। एनोवा किसने डेवलप किया था, फीसर ने डेवलप किया था एनोवा। इसी को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का पूरा नाम मतलब शॉर्टकट नाम क्या है, एनोवा। एनोवा किसने डेवलप किया था, फीसर ने डेवलप किया था, ठीक है ना। चलिए 69 देखेंगे, मीन स्क्वायर बिटवीन सैंपल एमएससी इज इक्वल टू, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला नॉन ऑफ द एबव, मतलब इसमें क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है, इसमें से तीनों में से कोई नहीं है तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। 70 देखेंगे, ओरिजिन ऑफ टेक्निक ऑफ द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस वाज बाय, है ना, किसने, एग्रीकल्चर के सेक्टर के, एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया था ना, एनोवा। एनोवा किस सेक्टर में किया गया था, एग्रीकल्चर के केस में, ठीक है ना। चलिए, द पी वैल्यू इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग द रिप्रेजेंट, है ना, तो इसको हम लोग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व सैंपल डेटा और मोर एक्सट्रीम रिजल्ट, है ना, तो इसका नॉन हाइपोथेसिस ट्रू है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 72 देखेंगे, when between group variance is the substantially greater than the within group variance, the difference between the means may be ascribed only to sampling। इस किस केस में होता है, सैम्पलिंग एरर के केस में होता है, ठीक है ना। इफ द क्रिटिकल रीजन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द टेस्ट इज रेफर्ड द टू टेल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू टेल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 74 देखेंगे ध्यान से, 74 का ए सही है ना, ये नहीं सही है। इफ हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एट द, इतना तो यह हो जाए, मस्ट बी रिजेक्टेड एट एनी लेवल, है ना, किसी भी लेवल को उसको रिजेक्ट कर देगा अगर 0.02 है तो, ठीक है। 75 और लास्ट देखेंगे, वाई टेस्ट, जेड टेस्ट इज प्राइमरली यूज फॉर द इन स्टैटिस्टिक्स, है ना, टेस्टिंग ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, किसके लिए, टेस्टिंग प्रोपोर्शन पॉपुलेशन। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम इस पीडीएफ को पढ़ा देंगे, ये भी आप वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो तो जरूर ही देख कर जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।